2014 से देखें तो ये छठा ट्रेड एग्रीमेंट है जो किसी देश के साथ किया गया है, जो लागू हो गया वो है यूके के साथ किया गया ट्रेड एग्रीमेंट। इस ट्रेड एग्रीमेंट में एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े मौके मिल रहे हैं, साथ ही साथ घरेलू बाजार में भी कह सकते हैं कि सस्ते में कई सारे यूके के ऐसे सामान आएंगे जो कई बार भारी ड्यूटी के साथ हम लोग आ रहे होते थे। इन सब के साथ सर्विस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है इस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। तो इससे कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के हमारे साथ खास मेहमान हैं दर्पण जैन साहब हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है कॉमर्स मिनिस्ट्री के। इसके अलावा हमारे साथ पंकज चड्ढा साहब हैं जो कि चेयरमैन है ईईपीसी के, अजय सहाय साहब हैं जो कि फीओ के सीईओ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ ही साथ हमारे साथ मुख्तारुल आमीन साहब है जो कि वाइस चेयरमैन है लेदर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसको हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है, तो इसको किस मायने में ऐतिहासिक देख रहे हैं? एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है या फिर ज्यादा बड़ा मार्केट मिल रहा है या फिर टर्म्स कंडीशन सबसे फेवरेबल है? जी, तो मैं इसको 4 पॉइंट्स कहना चाहूँगा कि क्यों हम इसको एक हिस्टोरिक ट्रेड डील कह रहे हैं। पहला, ये 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच में है, तो साइज जो है दोनों इकोनॉमी का वो इस ट्रेड डील को बहुत यूनिक बनाता है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी बिजनेस अगर किसी भी मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक बड़ा बाजार होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसको तैयारी करनी पड़ती है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, वहाँ की रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। तो बड़ा होना बाजार का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो ये डील जो है एक बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में है। आप देखेंगे इंडिया आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूके भी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो दोनों इकोनॉमीज़ मिला के 8 ट्रिलियन की इकोनॉमीज हैं दोनों, और दोनों का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो 2.5 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिला के ये ट्रेड करते हैं। तो एक बड़ा बाजार है इन दोनों इकोनॉमीज का। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा इसका जो यूनिक पैरामीटर है वो ये कि ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं। इंडिया और यूके दोनों एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग है। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो यूके को चाहिए, जो यूके की स्ट्रेंथ है वो हमें चाहिए। तो इससे क्या है कि ये दोनों को जब दोनों के बाजार मिलते हैं, जब दोनों के एक्सपोर्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं तो 1+1 जो है वो 2 नहीं होगा, वो 1+1 11 होगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज है। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ हम एक और बहुत बड़ी डील कर रहे हैं जो सोशल सिक्योरिटी में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अभी टेम्परेरी वर्कर्स वहाँ यूके में जाते हैं, वहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें बहुत बड़ा उनकी जो सैलरी का पोर्शन है, ऑलमोस्ट 23% ऑफ देयर सैलरी वो वहीं पे जमा हो जाती है। वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि वो वहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं। अब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे दोबारा वो पे करने की जरूरत नहीं है। तो उससे हमें लगता है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं यूके में और जो हमारे वर्कर्स हैं वो कंपेटिटिव हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीजें जो है मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस डील को बहुत ही यूनिक बनाती है। एक चीज जो आपने कहा, इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की बात है, आप करें जो यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे वो वहाँ नहीं करेंगे, जो वहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे वो यहाँ क्यों करेंगे? हाँ, तो पहले ऐसा होता था कि जो इंडियन वर्कर वहाँ जाता था काम करने के लिए, चाहे वो इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा हो अपने ईपीएफ में लेटस से, अपने प्रोविडेंट फंड में, उसको वहां भी करना पड़ता था। कितना वो जरूरी था। होता था? तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए उसकी सैलरी जो है मंथली $5,000 है यूके में, तो एज हाई एज $1,200 उसको वहां पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट 20 से 25%, वो अलग अलग स्लैब्स हैं, लेकिन 20 से 25% तक वो कंट्रीब्यूशन उसका होता था। तो वो वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे हर वर्कर का ऑन एन एवरेज $1,000 $1,500 पर मंथ अगर सेव होता है, तो हमने एक एस्टिमेट किया मोर देन $500 बिलियन हमारे वर्कर्स का और हमारी कंपनीज का जो उनको वहां पे एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो बच जाएगा, उससे उनको अच्छा फायदा होगा। इसमें जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, तो क्या आप लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई कंपनसेट करेंगे क्या कि नहीं हमारे वर्कर हैं वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं करें, हम गवर्नमेंट है हम इसके बदले कुछ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि ये बेसिकली डबल कंट्रीब्यूशन को अवॉइड करने के लिए है, क्योंकि वो उसने इंडिया में कंट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे वर्कर ने,
तो उसको दोबारा से वहां पे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह यूके के वर्कर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर यूके के वर्कर्स भी अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन्हें इंडिया में दोबारा से कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो यूके में जा करके काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे ऐसी कंपनी से जा रहे होते हैं जिस कंपनी में इनका पीएफ जैसे सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है। इस जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा जा रहा है उसमें अजय सहाय साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि इस पे काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा, आप लोगों के साथ कंसल्टेशन हुआ। इंडस्ट्री इसके लिए कितनी अपने आप को तैयार कर चुकी है अब तक, क्योंकि आज से तो लागू हो गया ये? देखिए, अगर आप इंडिया का यूके का ट्रेड देखिए तो पिछले साल करीब $25 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं हमने और करीब $10 बिलियन प्लस की सर्विसेज की। इसका मतलब वो हमारा एक अच्छा मार्केट है और इस मार्केट में हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के एक्सपोर्ट भी काफी हैं, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल की बात करें, मरीन सेक्टर की बात करें। और इनमें एक हाई टैरिफ एक डेफिनेटली हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था, बिकॉज उससे हम बहुत एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। जैसे अगर बात करें कि फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो करीब 16% ड्यूटी है, अपैरल में 12% ड्यूटी है, मरीन में 12% ड्यूटी है। बट इन सेक्टर्स में भी हमारा जो शेयर यूके के इम्पोर्ट में करीब मरीन में 3% है, अपैरल में करीब 7 से 8% है, फुटवेयर में 5% है। तो यहाँ हम एक्सपेंड बहुत ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज, और भी जो सेक्टर्स हैं हमें सब में जीरो ड्यूटी है, क्योंकि अगर 4-5 आइटम आप छोड़ दीजिए इसमें कि एक्सपोर्ट का मेन आइटम तो आप सेमी मिल्ड राइस कह सकते हैं, सब आइटम पे हमें जीरो ड्यूटी मिल रही है। सर्विसेज में हमें बहुत अच्छा गेन मिल रहा है और अगर आप देखिए तो हमारा सर्विसेज का ट्रेड भी यूके के साथ काफी तेजी से बढ़ रहा है। और कुछ सर्विसेज बात है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की बात करें, बिजनेस सर्विसेज की बात करें, टूरिज्म की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इनमें हम काफी गेन कर सकते हैं। दूसरी, इस एग्रीमेंट में कुछ बहुत अच्छे प्रावधान लाए हैं, जैसे कि हम जीआई प्रोडक्ट की बात करते हैं। जो जीआई प्रोडक्ट यहाँ इसमें रिकॉग्नाइज होंगे, वर्किंग ग्रुप जिनको रिकॉग्नाइज करेगा उनको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन यूके मार्केट में मिलेगा। तो हमारे जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छा दाम अपने प्रोडक्ट्स पे मिलेगा और उससे आर्टिजन्स जो यहाँ हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जिस तरह का हमने देखिए, जिस तरह का सीमलेस हम बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं, वो किया गया है। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ये पहला एग्रीमेंट है जहां पे हम एक्सपोर्टर डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, हम इंपोर्टर्स डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जो हमें एक एनवायरमेंट दिया है, एक नया टेम्पलेट दिया है एफटीए का, और शायद ये एफटीए का टेम्पलेट हमें आगे आने वाले दिनों के लिए ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और ये इससे ट्रेड बढ़ाने में भी हमें काफी सुविधा मिलेगी। पंकज चड्ढा साहब, ये आप लोग क्या किए अब तक? क्या आप लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है? कॉन्टैक्ट करके रखे हुए हैं कि आज से लागू हुआ जी, आज से हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? क्योंकि जाहिर तौर पे जब बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो कैपेसिटी बड़ी आपको चाहिए होगी। अभी हमारा ऑलरेडी $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है। सो 20% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो इंजीनियरिंग का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील है, ऑटो कंपोनेंट्स है। ये 3 हमारे मेन पार्ट्स है एट दिस पॉइंट। ये सब में हमारे पास इनफ कैपेसिटी है। ऑटो कंपोनेंट्स में तो हमारा रेगुलर, बिकॉज हमारे राइट हैंड ड्राइव कार्स है, उनके भी राइट हैंड ड्राइव कार्स है। तो 5 बिलियन जो आपका एक्सपोर्ट है वो सर्टेन टाइम फ्रेम में से 1 साल में, 5 साल के अंदर वो कहाँ तक पहुंच जाए? क्या आप लोग? वो हमारा 3 इयर्स में हमारा 8 बिलियन तो डेफिनेट है। अगर साफ स्टील का कुछ कर लें तो 10 बिलियन कर लेंगे हम। सो हमारा होपफुल है कि मैं तो 10 बिलियन का ही आस लगा के बैठूंगा। तो जब से ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चली, एक वहाँ के बायर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि अब हमें ज्यादा आपसे माल चाहिए, ज्यादा कांटेक्ट चाहिए? नहीं, रेगुलर टच में तो है ही, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर साइज ऑफ एक्सपोर्ट पे पहुंच गए 5 बिलियन पे, तो आपका रेगुलर टच तो है ही। ये है नहीं कि आप नवा बायर ढूंढने जाओगे, बट जनरली वी विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। दो हमारी ड्यूटीज वाज अभी कितनी ड्यूटी और अब कितनी हो जाएगी? 5 से 0 हो जाएगी। अभी 5% ड्यूटी देते हैं, वो 0%। ये कितना बेनिफिशियल होगा एक्सपोर्टर्स के लिए, खासतौर से आपके जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, चाइना है जैसे देशों उनसे? नहीं, इट इज बेनिफिशियल, बट आप ये बोलो कि आप 5 पे अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते थे तो आप 0 पे भी कर सकते हो। आप ये, आई डोंट थिंक 5% इज अ बेनिफिट दैट यू कैन बीट चाइना ऑन इट। वैसा कोई ये नहीं है, बट हम एनीवे वी वर कॉम्पिटिटिव। हम 5 में भी करते थे, हम 0 में भी करेंगे, थोड़ा और करेंगे। बेसिकली कंपटीशन 5% से चाइना के साथ नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट कंपटीशन। मुख्तारुल अमीन साहब, आपके अभी मैं बिल्कुल बेसिक का सवाल पूछूं, अभी आपको कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है आपके एक्सपोर्ट को, और आज से ये ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद कितनी ड्यूटी देनी पड़ेगी? देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स में
4.5% से लेकर 16% तक की 16% तक। 16% अब कितना हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा सब पे। अच्छा, तो 4.5 से 16 तो बहुत ऑर्डर आने चाहिए। जी जी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस काफी बढ़ेगा। यहाँ के एक्सपोर्टर्स और वहाँ के इम्पोर्टर्स दोनों काफी एक्साइटेड हैं, और हमें जो हमेशा जो ड्यूटी फ्री कंट्रीज जिनका एक्सेस था यूके मार्केट के अंदर ड्यूटी फ्री, उनके से जो कंपटीशन मिलता था, अब हम उस कंपटीशन में स्टैंड कर पाएंगे। तो अभी कितना एक्सपोर्ट करते हैं एनुअली, और अब कितना हो जाएगा? देखिए, अभी हमारा एक्सपोर्ट है 420 मिलियन डॉलर्स, 420 मिलियन डॉलर, और वो 5% से कम है। यूके के जो टोटल इम्पोर्ट्स है उसमें 5% से कम है, अबाउट 4.8% करीब है। क्या क्या भेजते हैं? फुटवेयर है, बैग्स हैं, गारमेंट्स हैं, सैलरी आइटम्स हैं, और डिफरेंट टाइप के एसेसरीज हैं, ये सभी। और लेकिन यूके के मार्केट में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जी, हम 5% से 4.8% है। तो कितना बढ़ जाना चाहिए? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी 420 मिलियन डॉलर का है, इसको 3 साल के अंदर में 1 बिलियन से ऊपर क्रॉस कर लेंगे। कॉम्पिटिटर कौन है आपका? वेल, अभी तो हमारा मेनली चाइना है, और अब सबसे इधर रिसेंटली हमारा ये अपना वियतनाम भी काफी बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया है, उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस है। बांग्लादेश में भी फुटवेयर की और लेदर गुड्स की फैक्ट्रियां लगने लगी हैं, बड़ी आने लगी हैं, उनको भी ड्यूटी फ्री एक्सेस है, जबकि उनका सारा मटेरियल इंडिया से ही जाता है, उनके पास कोई मटेरियल नहीं है। तो हम वेरी कॉन्फिडेंट है, हमारी इंडस्ट्री उनसे कॉम्पीट कर पाएगी, और हम जो $1 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ऊपर ही 3 साल में जाएंगे। दर्पण जान साहब, सबके कंपटीशन चाइना से ज्यादा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे होते हैं? क्योंकि चाइना के साथ समस्या ये होती है कि आप बड़ा ड्रास्टिकली देखें, ड्यूटी कम हुआ तो हम प्राइस कम कर देंगे, जो हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बेचेंगे। जी, नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, तो हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से भी है, हमारा कंपटीशन वियतनाम से भी है, हमारा कंपटीशन चाइना से भी है। तो बांग्लादेश और वियतनाम तो अभी 0 ड्यूटी पे है। अच्छा, यूके के अंदर। अब हम भी 0 हो, तो हम भी 0 हो गए। तो वहाँ हमें एकदम एडवांटेज, जो डिसएडवांटेज था हमें, वो खत्म हो गया। चाइना के वीज़ावी अब हमें एडवांटेज मिल गया। अभी तक हम और चाइना बराबर थे, क्योंकि चाइना का FTA नहीं है यूके के साथ। अच्छा। लेकिन अब हमें कुछ प्रोडक्ट्स में 10%, 12% उस तरह का एडवांटेज मिल गया। तो चाइना से सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला है अप्रैल में हमें मिला है। लेदर प्रोडक्ट्स भी इसी तरह हमें एडवांटेज मिला है, क्योंकि चाइना का फिर से वहाँ पे FTA नहीं है, तो हमें उन प्रोडक्ट्स में भी एडवांटेज मिला है। इसी तरह जो जैसे हम इंजीनियरिंग गुड्स की भी बात करें, मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन सभी प्रोडक्ट्स में हमें वीज़ावी चाइना तो एडवांटेज मिलेगा ही। जहाँ पे हमें डिसएडवांटेज था, वो डिसएडवांटेज भी हमारा खत्म हो गया। पंकज चड्डा साहब कह रहे थे कि स्टील में इशू सॉल्व कर दें तो और ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा कोई, लेकिन वो एग्रीमेंट का हिस्सा तो है नहीं। CBAM जो कार्बन टैक्स की बात कर रहे हैं, नहीं, मेरे ख्याल से इसमें 2 मुद्दे हैं। जो पहला इशू था, अभी यूके जो है एक कोटा लेकर आया है अपना, उनका एक नया रेगुलेशन आया है जिसमें उन्होंने स्टील को कोटा के अंदर अलाउ किया है। तो उसमें कोटा का हमारा उनके साथ नेगोशिएशन हुआ, और एक बहुत अच्छा कोटा उन्होंने रिवाइज करके दिया। जब हमारा नेगोशिएशन हुआ तो उसके बाद रिवाइज करके दिया है, तो वो अभी इशू हुआ है। तो उसमें एक सफिशिएंट हमें कोटा मिल गया है। तो उस कोटा से मुझे लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स और ग्रो होंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। CBAM का इशू अभी यूके में जो है अभी चर्चा में है, अभी उसका फाइनल रेगुलेशन नहीं आया है। हम उनके साथ एंगेज्ड हैं, और हमें विश्वास है कि उसका भी हम अच्छा सा हल निकाल पाएंगे। क्योंकि वो लोग कुछ वेट कर रहे हैं कि यूरोप क्या कर रहा है इस पे। नहीं, यूरोप का तो CBAM जो है वो हो चुका है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ चुका है, बट यूके का जो फाइनल रेगुलेशन है अभी आया नहीं है। लेकिन वो कंसर्न है क्या? क्योंकि यूरोप के साथ CBAM लागू होने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट में वैसा ड्रास्टिकली गिरावट आई नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें उसको दोनों एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखना चाहिए, और हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। तो हाँ, तो मेरे खिलाफ से, मेरे हिसाब से हमें ऐसा कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मेरा यही मानना है। बिल्कुल।